गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिएगा ध्यान से, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको समझते हैं पहले। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो यहां पर एक वर्ड मिलेगा इक्वल, एक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, और सरफेस यानी कि प्लेन या सरफेस आप कह सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। प्लेन या सरफेस यानी कि जिस प्लेन या सरफेस पर, किसी भी प्लेन या सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल इक्वल होता हो, जैसे कि सपोज करो ये बोर्ड है, तो बोर्ड के किसी एक पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सपोज कीजिए यहां पर हमने सेलेक्ट किया, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट था। फिर हमने यहां पर मेजर किया तो वोल्ट 10 वोल्ट था। फिर इस पॉइंट पर हमने मेजर किया तो वोल्ट कितना था, 10 वोल्ट था। तो इस तीनों पॉइंट पर मेजर करने के बाद हमें पोटेंशियल क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो सपोज कर लेंगे और मान लेंगे, हम मानना क्या है, ये रियलिटी है कि अगर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो तो इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, और हर एक पॉइंट पर वोल्टेज का इक्वल होना, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। ये सब का सब इक्विपोटेंशियल है, ठीक है ना। और इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे हम। आई बात समझ में ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया, इक्वल पोटेंशियल प्लेन सरफेस, यानी किसी भी प्लेन के हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज इक्वल होता तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए कि एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इससे आर डिस्टेंस पर, यहां पर आर डिस्टेंस पर अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें, पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, होता है ना, ये तो पता होगा। अगर इतना ही दूरी पर इक्विपोटेंशियल अगर हो तो सेम डिस्टेंस पर यहां पर भी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, के क्यू बाई आर आएगा। फिर अगर सेम डिस्टेंस पर यहां पर कैलकुलेट करें तो भी कितना आएगा, के क्यू बाई आर आएगा। और यहां पे कैलकुलेट करें तो यहां पर भी कितना आएगा, के क्यू बाई आर आएगा। अगर इस पॉइंट को अगर हम मिला दें, इसको पॉइंट को अगर हम मिला दें तो एक शेप बन गया ना। इस शेप के हर एक पॉइंट पर, चूंकि रेडियस क्या था, हर एक पॉइंट पे इक्वल था ना, तो यहां पर इस पॉइंट पर हमने V1 निकाला तो के क्यू बाई आर आ गया। यहां पर V2 निकाला तो के क्यू बाई आर आ गया। V3 हमने निकाला तो के क्यू बाई आर आ गया, और V4 निकाला तो ये भी कितना आ गया, के क्यू बाई आर आ गया। अब हर एक पॉइंट पर वोल्टेज क्या मिल रहा है, हमको इक्वल मिल रहा है ना। तो ये सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस बना, इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का इक्वल होना क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। आप यहां पे कैलकुलेट करो, यहां पर भी सेम आएगा, रेडियस सेम है, यहां पे कैलकुलेट कीजिए, फिर यहां पे कहीं पर भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल मिलेगा। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल मिलेंगे। आई बस समझ में ना। तो इसी को क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। मान लीजिए एक प्लेन है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। एक प्लेन है, यहां पर प्लेन का एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का वोल्टेज 10 वोल्ट है, पॉइंट बी पर का भी वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो पॉइंट ए का यानी कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, तो ये सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। और ये जो इक्वल है, पोटेंशियल का इक्वल होना क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसका डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं, ठीक है बच्चों, मिटाई से डेफिनेशन क्लियर करते हैं। देखिए एनी सरफेस, देखिए एनी सरफेस दैट हैज सेम electric potential, that has same electric potential at every point
ऑन इट is called equipotential, is called equipotential surface। क्या कहेंगे उसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। समझ में आया बच्चों? एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, ये इधर लिख लो के क्यू बाई आर, ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी सरफेस हो जिसके हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल इक्वल होता है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। उस सरफेस का क्या नाम देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस देंगे। ये सब के सब आ रहे हैं। हो गया? समझ में आया बच्चों? मिटाई से। अब बात आती है, आगे पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक, ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए फर्स्ट नंबर में इक्विपोटेंशियल सरफेस का फर्स्ट नंबर में पॉइंट चार्ज के लिए, और पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए शेप कैसा होगा? किसका? इक्विपोटेंशियल का। किस टाइप का सरफेस हो सकता है? सिंगल पॉइंट अगर हो तब, ठीक है ना। अब देखो, मान गए कि यहां पर एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसको रेडियस मान लीजिए, ये R1, ये सब के सब कितना हो जाएगा? R1। तो इसके हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस का हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। अब अगर रेडियस को बढ़ा दें, ऐसे बना दें, एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है ना, अगर रेडियस को हम ऐसे बढ़ा दें, ऐसे, और इस रेडियस को, सेंटर से इस रेडियस को R2 मान लें, तो R2 को लेकर के इस हर एक पॉइंट पर, हर एक इस सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। अब अगर थर्ड सरफेस बनाते हैं हम, थर्ड सरफेस यहां बनाते हैं हम, तो थर्ड सरफेस के लिए भी अगर R3 मान लें, पूरा अगर रेडियस को हम, इसके रेडियस को R3 मान लें, तो इस R3 से इस हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहां पर क्या होगा? KQ बाई R3, इसके लिए क्या होगा? KQ बाई R2, और इसके लिए क्या होगा? KQ बाई R1 होगा ना। ये डिस्टेंस R1 है, इसका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? KQ बाई R। ये R2 है रेडियस, इसका रेडियस R2 है, तो इसका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो कितना होगा? KQ बाई R2। मतलब R1 के लिए KQ बाई R1, R2 के लिए KQ बाई R2, R3 के लिए KQ बाई कितना? R3, ठीक है ना। इसके हर एक मतलब R3 के लिए KQ बाई R3 हो ना, यहां पर भी KQ बाई R3 होगा, यहां पर भी KQ बाई R3 होगा, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस पॉइंट पर तो KQ बाई R3 होगा, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो KQ बाई R2 होगा, और इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? KQ बाई R1 होगा। अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। क्या हो जाएगा? KQ बाई R1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए देखिए क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। कैसे? चलिए एग्जांपल में समझाते हैं आपको। जैसे सपोज कीजिए ये एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, तो मान लीजिए ये सरफेस हो गया जिसका हर एक पॉइंट पर चार्ज क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हर एक पॉइंट पर क्या होगा? इक्वल होगा। अब कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताओ, तो क्या होगा? ये इसका देखिएगा ध्यान से, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाला जो मैंने मार्कर डाला इसके अंदर, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। अब इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का है ना, है ना। यहां सरफेस
और इसके बीच का कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है, तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता होगा स्फेरिकल के लिए 3D के लिए एक बार पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। इसको मिटा दें, देखिए नॉर्मली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। KQ/R3 मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली आउटवर्ड होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया ना। आउटवर्ड है। आप कहेंगे कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नहीं, ये इक्विपोटेंशियल है, और जिस सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल है उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, देखिए यहां पर इतना दूर के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है ना, यहां से देखिए यहां पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर अगर हम दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालें बाहर की तरफ, यहां पर हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। फिर यहां पर ये जो होगा, यहां पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये अगर आगे निकले ऐसे, यहां पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हर एक पॉइंट पर कितने बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इक्विपोटेंशियल में। यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, फिर यहां पर 90 डिग्री, हर एक पॉइंट पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा हर एक पॉइंट पर। मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लीजिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सब ऐसे ही है, हाईलाइटेड है। यहां पर ये यहां पर, फिर यहां पर 90 डिग्री, फिर यहां पर 90 डिग्री, फिर यहां पर 90, हर एक पॉइंट पर, यहां पे हर एक पॉइंट पर कितना डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियल आउटवर्ड, रेडियस के हिसाब से बाहर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर हो गया। अब तो इस केस में, सिचुएशन में, पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। याद रखिएगा, एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पॉइंट होगा, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। याद रखिएगा। सेकंड पोजीशन, सेकंड पॉइंट, लीनियर चार्ज के लिए पढ़े थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज दोनों बोल सकते हैं। देखिए लीनियर के लिए क्या होगा, मान गए, देखना गौर से बच्चों, काफी छोटा पॉइंट है, ये एक लीनियर चार्ज, ठीक है, लीनियर है। अब यहां पर एक चार्ज, यहां पर, यहां पर, यहां पर, मान ली पॉइंट चार्ज है, तो यहां से इस दूरी पर जितना डिस्टेंस है उतना इधर सेम डिस्टेंस हमने ले लिया, सेम डिस्टेंस ले लिया। अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा वही यहां पर भी पोटेंशियल होगा, यहां पर पोटेंशियल, यहां पर, ये सब पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा ना। अगर हम इसको मिला दें ऐसे, ऐसे मिला दें तो हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल इक्वल होगा ना बच्चों, ठीक है ना। अब इसका शेप क्या बनाएंगे, देखिए शेप बना सकते हैं आप, इसको मिला दीजिए सबको एक साथ, इसको एक साथ मिला दिए, मिला दिया ना। अब आपको क्या शेप दिख रहा है, किस टाइप का शेप दिख रहा है, सिलिंड्रिकल दिख रहा होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, याद होगा बच्चों, पढ़ाए थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो सरफेस ये है, मान लीजिए कि ये सिलिंड्रिकल है ना, तो ये सिलिंड्रिकल शेप है ऐसे। तो इस हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली आउटवर्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
ये ई बाहर निकला, यहां पर भी ई बाहर निकला, हर ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है ना। डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये सब बाहर की तरफ है ना बच्चों, बाहर की तरफ है। अब देखिए तो नॉर्मली क्या होता है इस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ये भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा किसके, सरफेस के। शेप क्या होगा, पोटेंशियल का शेप क्या होगा, सिलिंड्रिकली होगा। इस कंडीशन में शेप क्या होगा, सिलिंड्रिकली होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा दें, यहां पे कर दें, यहां पे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें तब यहां पर आप क्या कीजिए, ऐसे बना दीजिए शेप, एक ऐसे बना देते हैं और यहां पे ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर दिए, फिर एक ऐसे और एक ऐसे ड्रॉ कर दिए। बाहर वाला भी क्या होगा, सिलेंडर हो गया ना, अंदर वाला भी एक सिलेंडर हुआ और बाहर वाला भी एक सिलेंडर हो गया, दोनों कंडीशन में एक एक सिलेंडर हुए ना। तो शेप हमेशा क्या बनेगा, सिलिंड्रिकली बनेगा। दो ही केस आता है, एक लीनियर शेप, लीनियर के लिए कौन सा शेप, सिलिंड्रिकली शेप होता है, और दूसरा पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा शेप होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। बेटा ऐसे समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल। देखिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल, ध्यान से देखते चलना। नंबर 1 कि देखिए मान गया कि एक सरफेस है, सपोज कीजिए कोई भी सरफेस है, एक सरफेस है जो इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दो पॉइंट, एक पॉइंट ए मान लिए, एक पॉइंट बी मान लिए, ध्यान से देखना, पॉइंट ए मान लिए, पॉइंट बी मान लिए। अब इसका पॉइंट ए के लिए पोटेंशियल भी ए हो जाएगा और पॉइंट बी के लिए कितना हो जाएगा, भी बी हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल है तो भी बी इज इक्वल टू कितना होगा, भी बी होगा, सॉरी इक्विपोटेंशियल है तो भी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी बी। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। कैसे, अगर फाइनल भी निकालें तो लिख सकते हैं भी बी माइनस भी ए, पढ़े होंगे, भी ए किसके बराबर है, भी बी के, तो लिखते हैं भी बी और भी ए को लिख देते हैं हम भी बी, कैंसिल, तो फाइनल भी कितना आ गया, 0 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0 हो गया, समझे ना। अगर यहां पर भी इक्वल टू भी बी माइनस भी ए, अगर भी बी को भी ए लिख दें तो भी ए माइनस भी ए इक्वल टू 0, इस कंडीशन में भी कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो अगर इक्विपोटेंशियल है तो उसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी 1। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इसी पर बेस्ड है सेकंड प्रॉपर्टी भी। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा कि यही बेसिक है, यही दो प्रॉपर्टी। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन ऑन moving a test charge over an equipotential surface, over an equipotential surface। कैसे, देखिए मान गए, दो तरीके से समझा रहे हैं। अभी एक सरफेस है, कौन सा सरफेस है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से बी तक वर्क करने के लिए पॉइंट ए है तो भी ए, पॉइंट बी है तो भी बी। क्यों, दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। कौन सा सरफेस है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर ए से बी तक का वर्क डन करना हो, वर्क डन निकालना हो, तो क्या निकालेंगे? वर्क डन निकालना हो तो क्या होता है? VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू B बाई चार्ज। सपोज कीजिए यहां पर कोई चार्ज है Q, देखना ध्यान से, वर्क डन हो रहा है A से B तक ले जाने के लिए। अब VB माइनस VA, इसके पहले VA किसके बराबर देखे थे हम लोग? VB के, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो VA माइनस VA लिख देंगे, क्यों? क्योंकि VA VB के बराबर है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B बाई Q, ये टोटल टर्म 0, वर्क डन AB बाई Q। तो वर्क डन कितना हो गया इस कंडीशन में? वर्क डन फ्रॉम A टू B फॉर वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा? 0 आ गया। तो कोई काम नहीं होता इक्विपोटेंशियल के अंदर। अगर चार्ज पार्टिकल को मूव किया जाए तो पोटेंशियल तो सब जगह इक्वल है, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। एक और चीज देखिए, एक और तरीके से, सेकंड मेथड से, कि मान गए कि एक इक्विपोटेंशियल है ऐसे A और B, ऐसे इक्विपोटेंशियल है, ऐसे, ठीक है ना? इक्विपोटेंशियल है यानी कि VA और VB क्या है? इक्वल है। और वर्क किया जा रहा है A से कहां तक? B तक किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल, याद रखना। तो यहां पर अगर वर्क डन पूछा जाए इस कंडीशन में, सेम वही कंडीशन कि VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाई पॉइंट चार्ज। वर्क डन कहां से? A से B तक। तो VB माइनस VA अभी कितना आया था? VB माइनस VA 0 आया था ना? तो 0 इक्वल टू वर्क डन AB बाई कितना? Q। तो वर्क डन फ्रॉम AB इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो नॉर्मली होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे, यहां पर नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल, यहां पर भी, ये हर एक पॉइंट पर क्या होगा? नॉर्मल होगा, नॉर्मली होते हैं। चलिए मिटाए बच्चों इसे, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मिटाए इसे। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, प्रॉपर्टीज थर्ड देखिए। थर्ड, पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। दो एग्जांपल से समझाएंगे। मानिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे है, एक यहां पे है, ठीक है ना? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करेंगे ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकला, ऐसे बाहर निकला, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडीशन में आप देखिए, अगर इसका पोटेंशियल हम VA मान लें, इसका पोटेंशियल VB मान लें, तो VA इज ग्रेटर देन VB होगा या VB इज लेस देन VA होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जितना हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। सपोज कीजिए इसका 20 वोल्ट है, तो इसका जो होगा 20 वोल्ट से कम होगा, 18 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो सकता है, नहीं कि कम होता चला जाएगा ये, ठीक है ना? ये हमेशा कम होगा। जितना फिर आगे वाला अगर एक प्लेट मिल जाता वहां और कम होता। फिर एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ पे है, एक यहां पे इक्विपोटेंशियल, एक यहां पे ड्रॉप करती है, ठीक है ना? ये रेडियस, ये VA है और ये क्या है? VB है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ किए, E ड्रॉ कर दिए, किए ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ऐसे हुआ ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, यानी कि VA इज ग्रेटर देन VB और VB इज लेस देन VA। इस कंडीशन में भी होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए,
फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। देखिए E is always perpendicular to the E is always perpendicular to the equipotential surface, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे परपेंडिकुलर होगा, कितना बार मैं बता चुका, ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ये भी क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड, और ऐसे ये भी रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर हर एक पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या फिर यहां, 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 फिर यहां, यहां और यहां कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, सब पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमेशा क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर होगा। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे मान गए कि एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी आर है। तो याद होगा एक फॉर्मूला आपको कि dv इक्वल टू माइनस ई इंटू कितना डी आर। तो dv यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। एलएचएस कितना है, जीरो, ये ऐसे है ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर कॉस थीटा। याद होगा आप लोगों को, हाँ जरूर याद होगा। तो एलएचएस कितना है, जीरो। आरएचएस जीरो कब होगा, देखिए एलएचएस कितना है, जीरो इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर कॉस थीटा। एलएचएस जीरो है, आरएचएस जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री। तो माइनस ई इंटू डी आर इंटू जीरो, यह भी जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, यहां पर देखिए 90 डिग्री का, तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, जीरो होगा। दिख रहा है ना, 90 डिग्री के एंगल बनाया तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, फिफ्थ नंबर, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, देखिए कैसे। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, दूसरा अगर हम इंटरसेक्ट करा दिए, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट हमने करा दिया, दो सरफेस को हमने क्या किया, इंटरसेक्ट करा दिया, ठीक है ना। मान दे कि एक ऐसे है सरफेस और एक सरफेस हम इंटरसेक्ट करा के ऐसे करा दिया, इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे, एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस ऐसे, इंटरसेक्ट करा दिया हमने बीच में से ऐसे। तो इस कंडीशन में क्यों नहीं होता है, देखिए सरफेस ए मान लेते हैं, सरफेस बी मान लेते हैं। तो सरफेस ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस के साथ कितना डिग्री है, 90 डिग्री बनाया है। अच्छा ये कौन सा होगा, E ऑफ ए, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा सरफेस है, बी, बी का क्या होगा, ये बी सरफेस है ना, बी का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। तो बी कैसे होगा, बाहर। मान गए कि ए वाला ऐसे था, देखिए ऐसे था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, और बी वाला कैसे था, ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक ऐसे होगा ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ये यहां से कर दीजिए, ये ए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ना। अब देखिए अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, जो कि संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक सरफेस के लिए एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो
तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितने डायरेक्शन हो जा रहे हैं? 2 डायरेक्शन हो जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक डायरेक्शन ऐसे बी वाले का और एक डायरेक्शन ऐसे ए वाले का, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर वो इंटरसेक्ट करता है, इफ दे डू सो, देन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉपर्टी था बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट मिटाएं से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, बस 2-3 पॉइंट और है, जल्दी छोड़ेंगे। छोटा पॉइंट है, छोटा करते करते तो इतना लंबा हो गया कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। ध्यान से देखना, वेरियस चार्ज सिस्टम। फर्स्ट नंबर फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शेप क्या होता है? स्फेरिकल, याद होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, दोनों की तरफ रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड होगा। फर्स्ट नंबर देखिए, फॉर पॉइंट चार्ज बता चुके हैं। पॉइंट चार्ज के बारे में, एक पॉइंट चार्ज है, ऐसे क्या शेप होगा इसका? स्फेरिकल शेप होगा, बताया जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका? रेडियली आउटवर्ड, यहां से रेडियली आउटवर्ड, सब ये रेडियली आउटवर्ड होंगे। यहां से अगर निकालें तो ऐसे और ऐसे, फिर यहां से अगर निकालें तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो गया। किसके लिए हो गया? फॉर पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में है फॉर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज। फॉर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज, देखिएगा ध्यान से, इसको हम देखते हैं डाइपोल के टर्म में, पॉजिटिव और निगेटिव हो गया ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। यहां से याद होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के किस में जाता था? निगेटिव में जाता था, याद होगा आपको अच्छे से। ऐसे गया, ये स्ट्रेट है, टेढ़ा नहीं है बल्कि ये कर्व है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे, पॉजिटिव से निकल करके किस में जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे, अब यहां से अगर हम निकालें ऐसे तो एक आता हुआ दिखेगा, एक और अगर यहां से इमिट करें हम बाहर तो एक और यहां पे आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। फिर अगर यहां से एक हम इमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसमें एक आता हुआ दिखेगा, इंसर्ट होता हुआ, और फिर अगर एक ऐसे निकाले हम बाहर तो एक और यहां से बाहर निकल ऐसे इंसर्ट होता हुआ दिखेगा। हो गया ना, एक स्ट्रेट आता हुआ, एक स्ट्रेट जाता हुआ, हो गया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? याद करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये इक्विपोटेंशियल हो गया। अब इसका ड्रॉ करते हैं, देखिएगा बच्चों, देखना ऐसे, ये सब क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ऐसे हो गया ना, सब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ये सब हर एक पॉइंट पर यहां पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसका अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे
ऐसे हो गया। अगर आप चाहें, ये कर्व शेप में है बच्चों, ये कर्व शेप में है, ठीक है ना। अगर चाहें इसको मिलाना तो मिला सकते हैं आप ऐसे, अगेन ऐसे मिल गया। फिर दूसरा ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे। तीसरे को, थर्ड को मिला सकते हैं आप ऐसे, थर्ड को ऐसे मिला सकते हैं, मिल गया ना। फिर देखिए इसमें भी आप ऐसे फर्स्ट को, सेकंड को ऐसे, फिर थर्ड को ऐसे मिला सकते हैं, फोर्थ को ऐसे मिला सकते हैं। इसी तरह इसमें भी ये ऐसे जाएगा, ऐसे मिलेगा, सब देखिए ध्यान से, ऐसे जा करके ये ऐसे मिलेगा। तो इस तरह का शेप बनेगा। ये हटा दीजिए, ये तो पीछे वाले का था, ये वाला ऐसे बनेगा, ठीक है ना। याद रखना, यहां पर देखो, यहां पर ये काफी दूर दूर है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, यहां पर भी काफी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बट यहां पर क्या है, काफी क्लोज है। यहां पर भी क्या है, काफी क्लोज है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के लिए था, ठीक है बच्चों। चलिए अब बनाते हैं, अब देखते हैं। ये तो पॉजिटिव निगेटिव का था, अब दो पॉजिटिव के लिए देखते हैं। दो पॉजिटिव के लिए, दो सेम चार्ज के लिए। थर्ड नंबर, फॉर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। देखना बच्चों, एक यहां पे, यहीं पे बनाते हैं, एक पॉजिटिव और एक यहां पे पॉजिटिव। अब देखो, पॉजिटिव से क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, निकलेगा, बट इसमें दोनों में रिपल्सन होगा। पढ़े होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसे निकला, फिर ऐसे निकला, इसका भी ऐसे और इसका भी ऐसे हो गया। अब देखिए, इसका अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएं, सॉरी, इसका अगर इक्वी पोटेंशियल बनाएं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इक्वी पोटेंशियल बनाए अगर हम, तो देखिए क्या बनेगा। एक बाहर रिपल्सन हो रहा है तो सब तो बाहर निकलेगा, ये भी और ये भी बाहर निकलेंगे। अगर इसका इक्वी पोटेंशियल बनाए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं और लाइन खींचते हैं, ऐसे 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 ऐसे, सब बाहर निकल रहा है, दोनों निकला, रिपेल होकर बाहर निकल गया। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बनेगा, देखना इसमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बनता है। इसमें ऐसे बना, ऐसे 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 ऐसे, इसको आगे में बढ़ाए हैं तो सब 90 डिग्री बनाएगा ना, ध्यान से देखना, सब 90 डिग्री बनाएगा। सारे लाइन जो बाहर निकलेंगे ये 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है ना। फिर इसमें भी ये क्या, ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, इक्वी पोटेंशियल सब 90 डिग्री होगा। अगर इसको मिलाएं तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ, सेकंड के साथ मिल गया था, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। फिर देखिए बच्चों, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ ऐसे मिला दीजिए आप। इसमें बहुत ज्यादा अगर मिलाए लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा इसमें गंदा हो जाएगा, ये ऐसे बाहर निकलेगा ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके मिलेगा। ये दो पॉजिटिव के लिए हो गया, ठीक है ना। याद रखना, दो पॉजिटिव हो तो यहां पर ये क्या है, डेंस है। एक पॉजिटिव निगेटिव था तो अंदर वाला पार्ट डेंस था, इसमें क्या है, दो पॉजिटिव में बाहर वाला पार्ट डेंस है। देखिए यहां पर पार्ट डेंस है, यहां पर देख रहे हो, ये है, यहां पर पार्ट डेंस है, यहां पर भी डेंस है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर, देखो ये कि यहां है, एक यहां है, और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो ऐसे बनेगा। देखना, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल के सबको कवर कर लेगा, एक एरिया बना देगा ना, जिस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना स्ट्रेंथ दिखा सकता है, ऐसे बनाएगा। ऐसे निकला और ऐसे,
ये दोनों ऐसे आएगा, ऐसे करके निकल गया बाहर, ठीक है ना। इस तरह से इसका बनेगा फिगर, देखना फिगर ऐसे ही बनता है। उसके बाद आता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 नंबर, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये तो बहुत आसान है, ये बना दिए, सरफेस बना दिए, सरफेस बन गया, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन किया, इन किया, इन किया, बाहर निकला, फिर इन किया, इन किया, इन किया, बाहर निकला, फिर इन किया, ये भी इन किया, ये भी इन किया, फिर बाहर निकला। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो सरफेस के क्या है, सरफेस ऐसे है ना, तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है कौन कौन, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज का क्लास काफी अच्छे समझ में आएगा, आएगा नहीं, आया होगा, ठीक है ना। इसलिए अगले क्लास में हम लोग कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।